सो हेलो एवरीवन। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। हम लोग स्टार्ट करते हैं आवर पास 3 यानी कि 8th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसके चैप्टर 5 से। तो इस लेक्चर में अशप्रीत हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इसके बाद के क्या रिपरकशंस हुए। मुझे सबसे पहले ये बताओ, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी या जो अंग्रेज थे हमारे हिंदुस्तान में कब कदम रखते हैं वो प्रॉपर तरीके से, यानी कि कदम तो चलो आप डेट और ईयर तो नहीं बता पाओगे, कोई भी नहीं बता सकता वो। लेकिन अगर मैं आपसे मोटा मोटी ये पूछूं कि इनको परमिशन कब मिल गई थी क्वीन से, चार्टर उसने कब ग्रांट करा था। लक्ष्मीकांत की पहली लाइन क्या कहती है? 1600, 1600, ठीक है इसमें। अब चार्टर जब ग्रांट करा तो मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं अर्पित, ये चार्टर क्या था जो ग्रांट करा क्वीन क्वीन ने? अच्छा, वो जो एलिजाबेथ थी वो 1 थी, ठीक है। ये दूसरी वाली श्रेया जी जरूर है, लेकिन 400 साल की उम्र नहीं हो सकती किसी की भी, ठीक है। तो वो 1 थी। ओके, ऐसा भी मत सोच लेना, ज्यादा भीष पे दावा मत बना देना किसी को। ये हिस्ट्री है, ये फिलोसफी नहीं है, ठीक है। हाँ, 1600 में जो प्रधान्या क्वीन है ना, क्वीन एक चीज देती है ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसको हम लोग कहते हैं चार्टर। चार्टर को मैं आपको एक बात बता देता हूं, चार्टर का मतलब होता है इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ परमिशन। आपने क्या बोला प्रधान? रिटर्न स्टेटमेंट, हाँ, स्टेटमेंट ऑफ परमिशन, ठीक है। मुझे एक बात बताओ जरा अर्पित, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, इससे क्या हो गया? इससे क्या हो गया चार्टर से? हाँ, तो वो कंपनी अकेले खुद से नहीं आ सकती थी? नंबर वन अर्पित ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला। ध्यान से सुनना है कहानी को, ठीक है। ये आपकी लक्ष्मीकांत में भी शायद हेल्प करेगी, जैसा हम लोग चल रहे हैं ना। अर्पित बताना इस चीज को, है ना। एक लीगल सपोर्ट आ गया, यानी कि थप्पा लग गया कि जाओ फ्री तरीके से व्यापार करो, ठीक है। और इसको कंपनी को नाम क्या दिया जाता है? नाम हम लोग क्या बोलते हैं? एक बार के लिए अपनी नॉलेज को अश्वित ब्रश अप करते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ईस्ट। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई, इसको सबसे पहली बात तो श्रेया ये वाला नाम बताओ अश्वप्रीत, इसको ईस्ट क्यों बोला जाता है? यानी कि ईस्ट में ट्रेड करने वाले आए थे, मतलब हाँ, ये यूके यहां पर है, एंड इनके हिसाब से ईस्ट जो है, मतलब ईस्ट जो है, हाँ, यहां पर जो इंडियन एशियन सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, वो यहां मिलेगा, ठीक है। एशिया पूरा का पूरा यहां मिलेगा, ओके। लेकिन ये ईस्ट इंडिया कंपनी तो यूरोप से और कंट्री से जो कंपनियां निकली चली आई, जैसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इन सबका नाम तो ईस्ट इंडिया कंपनी था। ये यूके वाली जो हम कौन सी बात कर रहे हैं, तो इसका नाम क्या बोलेंगे पूरा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये क्यों बता रहा हूं ये फालतू का ज्ञान, ये 100 बार करोड़ों बार जो मैं बता चुका हूं लेक्चर के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है श्रेया, मेंस के आंसर राइटिंग परस्पेक्टिव से। पता भी नहीं लगेगा कि मुझे नंबर क्यों नहीं मिले सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी लिखने पे। समझ रहे हो मेरी बात श्रेया? हमें हमें श्रेया जीएस पेपर 1 में जब हिस्ट्री का आंसर लिख रहे होते हैं ना, वी शुड बी लाइक हिस्ट्री एक्सपर्ट। सोशियोलॉजी के आंसर लिख रहे होते हैं तो सोसाइटी एक्सपर्ट। पेपर 4 में एथिकल आंसर लिख रहे हैं तो फिलोसफर होना चाहिए हमें, श्री कृष्ण की तरह। हमें बहुत कोशिश करनी है कि हम प्रो लेवल बन सकें, हर एक पेपर में सब्जेक्ट एक्सपर्ट बन सकें। जेएस पेपर 3 में एग्रीकल्चर के क्वेश्चन लिख रहे हैं ना, तो ऐसा आपको बिल्कुल ऐसा पता होना चाहिए कि जैसे पढ़े लिखा गोल्ड मेडलिस्ट किसान हो, कोई ऐसी नॉलेज हो। हालांकि हम बन नहीं सकते, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना, कि मतलब हम लोग थोड़ा सा एक एग्जामिनर जो भी एक्सपर्ट है उनके बिल्कुल दायरे में रहकर काम करें। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन खैर मेरा पर्पस ये नहीं था पूछने का आपको ये मेंस के बारे में बताना। आगे बढ़ते हैं इस डिस्कशन में। इनको ये चार्टर मिल गया तो इससे क्या हो गया? लीगल सपोर्ट मिल गया, अर्पित ने बताया। लेकिन मुझे क्या बताना, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी,
हालांकि इसका नाम कुछ और भी था इस कंपनी का, लेकिन मुझे क्या बताओ, ये तो एक कंपनी हुई ना, एबीसी। क्या कोई और कंपनी नहीं होंगी, कुछ और लोग नहीं होंगे क्या जो सोच रहे होंगे कि हमें ईस्ट इंडीज की तरफ, एशियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ, भारत की तरफ, इंडोनेशिया की तरफ, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की तरफ जाकर व्यापार करना है? ब्रिटेन से कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि नहीं सोच रहे होंगे, बताओ। ये जो कंपनी थी, आपने इनिशियल लेक्चर्स अटेंड करे होंगे तो मयूर देखा होगा, 24 डायरेक्टरों की एक प्राइवेट कंपनी थी ये, है ना, कोड ऑफ डायरेक्टर्स। अब इन्होंने जो यहां पर चार्टर ग्रांट करा, ये तो हो गया लीगल सपोर्ट। लेकिन अर्पित, फिर अगर ये एबीसी कंपनी है तो एक्स वाई जेड कंपनी, पीक्यूआर कंपनी, ये भी तो जा सकती है व्यापार करने। क्या कर दिया था? हाँ जी, ये चीज सुनी है ना श्रेया आपने लेक्चर्स में, कि ये जो एक पर्टिकुलर कंपनी है, ये 24 कोड ऑफ डायरेक्टर्स की जो कंपनी है, अच्छा इसके ये नाम नहीं थे कहीं, ये सोचो एबीसी कंपनी, एक्सवाईजेड कंपनी, ठीक है, एक बात बता रहा हूं मैं, कहने का तरीका है वैसे, ठीक है। लेकिन ये 24 डायरेक्टर वाली बात ठीक है, कोड ऑफ डायरेक्टर्स। इन्होंने बोला मैडम जी हमें ना मोनोपोली दे दो, मोनोपोली दे दो, और किसी कंपनी को मत यहां पर इंटरफेयर करने देना। मान लो मेरी किसी ऐसी बंदी से शादी हो जाए जो एमसीडी कमिश्नर हो या एमसीडी ऑफिसर हो बहुत बड़ी, अब मैं कहूं जो धंधा बेबी मैं यहां खोलने वाला हूं ना, तुम सबकी दुकानें बंद कर देना, सबके बिजनेस सब करवा देना, कि आसपास सिर्फ तुम्हारे खसम की दुकान होनी चाहिए, इसी का बिजनेस होना चाहिए और कोई कुछ ना कर सके यहां पर। तुम सबके लाइसेंस का, इसका उसका कुछ भी मुद्दा बनाकर सबके धंधे को चौपट करवा देना, सिर्फ हमारी मोनोपोली होनी चाहिए। बोलेगा क्या? जो वो अपनी तानाशाही है जो दिखाएगी, उसके हाथ में ये चीज बोलेगी क्या? वो बोलेगा उसकी पोस्ट, उसका औहदा, एंड उसका किसी भी दुकान को या बिजनेस को सीज कर लेना। ये चार्टर कुछ इसी प्रकार से परमिशन थी कि आप ना बाहर जाकर उस जमाने में व्यापार नहीं कर सकते थे खुद से। भले ये कंपनी, सॉरी, भले ये कंट्री यूके जो है, इंग्लैंड है जिसको ग्रेट ब्रिटेन आप कहते हो, ये शुरू से प्राइवेट कंट्री थी जहां पर ऐसा कुछ नहीं था कि सोशलिस्ट सिस्टम था या कुछ भी था, लेकिन फिर भी यहां पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ठोस तरीके से मोनार्किकल सिस्टम था। कंट्री के बाहर व्यापार करने की परमिशन तभी मिलेगी जब तुम ये मंजूरी दे दोगे कि राजा या रानी के पेट में हम लोग उसका मुंह खोलकर ठूस ठूस कर नोटों की गड्डियां उसके मुंह में भरेंगे। और इन्होंने बोला हम आपको इतने इतने पैसे पहुंचाते रहेंगे, इतने इतने जो पाउंड्स है वो हम आपको देते रहेंगे, अगर इससे कम अगर आपको मिले तो आप बोलना फिर हमें। तो ठीक है, तो जो कंपनी शुरू में आई थी वो कंपनी टिकी रही। ऐसा नहीं था कि कोई और कंपनी मतलब लौट गई और कोई और प्राइवेट कंपनी वहां से आ गई। ये चीज याद रखना, हमेशा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व जो पहले दिन चार्टर मिला था ना अर्पित उनको, एंड तक वही कंपनी रही है, सेम कंपनी रही है वो। अच्छा, अब हम लोग चैप्टर 1 to 4 जो भी पढ़ चुके हैं उसमें हमने ये चीज तो देखी रखी, स्पेशली चैप्टर 1, 2 and 3 में इस कंपनी ने बखूबी तरीके से काम करा, नहीं श्रेया? पोर्चुगीज को हराया, फ्रेंच थोड़ी सी चुनौतीपूर्वक थे, हालांकि वो जो पावर्स थी उनको हराया, बहुत सारे पावर्स को खदेड़ फेंका, एंड क्वीन या किंग को कभी नाराज भी नहीं करा पैसे देने में, है ना, अच्छा खासा ये पैसा पहुंचाते थे। लेकिन क्या था, आपको याद भी होगा हमने जो पढ़ा था मयूर, कुछ कुछ ऐसे यहां पर जो गवर्नर जनरल्स वगैरह आए, है ना, उन पे शक होता था और उनको फिर रिमांड के लिए बुलवाया जाता था ब्रिटेन के, तुमने इतना इतना पैसा जोड़ लिया, इतना तुम पैसा पहुंचा नहीं रहे हो हमें, जितना वक्त के हिसाब से जो इन्फ्लेशन बढ़ गई है, जो महंगाई बढ़ गई है, जितना पैसा हमारे पास आना चाहिए तुम इतना पहुंचा नहीं रहे हो हमारे पास पैसा, राइट? अब क्या होता है, इनकी हरकतें कुछ इस प्रकार से बढ़ जाती हैं। देखो क्या है कि क्वीन और किंग तो कभी इंडिया आए नहीं थे, है ना, वो तो इन पे बस इस बात का भरोसा करते थे कि हमें पैसे आते जा रहे हैं, हमें क्या लेना देना यार, हमें काय को जो है हस्तक्षेप करना, इनके काम में इंटरफेयर क्यों करना, अगर ये अच्छी तरीके से पैसा हमें पहुंचाए जा रहे हैं पहुंचाने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट? लेकिन हुआ क्या, जब जमाना आगे बढ़ता रहता है प्रधन्या, 1600 से 1700, 1700 से 1800, 1857 तक आते आते, 1857 तक आते आते क्या होता है, और इससे पहले भी हमने देखा था, जैसा कि अभी हमने रिसेंटली तमिलनाडु का जो चैप्टर कंप्लीट करा था अशप्रीत, हमने देखा था ना पीजेंट रिवोल्ट वगैरह वहां पर हुई थी, संथल रेबेलियन वगैरह। तो
क्वीन तक एक बात जाने लगी, क्वीन भी अगर मैं ना बोलूं तो ब्रिटेन के मोनार्किकल सिस्टम तक या मोनार्की तक, मोनार्की एक कॉमन टर्म होता है विच इज यूज फॉर बोथ किंग एंड क्वीन, इन तक एक बात जाने लगी कि यार जिस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को हिंदुस्तान में ऑपरेट कर रही है ना, लोग उतर आए हैं बगावत पर। एंड बगावत क्या होता है? रिबेल और रिवोल्ट, इस पे उतर आए हैं। यानी कि अगर ये चीज, ये प्रक्रिया अगर चलती रही प्रधन्या, तो इंडिया हमारे हाथों से छूट जाएगा। जनता अगर आग बबूला हो गई ना, चाहकर भी उसके दिमाग में बात नहीं डलवा पाओगे कि अगर उनके दिमाग में कभी उनके जहन में ये बैठ गया श्रेया कि गोरी चमड़ी वालों से हमें आज़ादी चाहिए, इनको तो हम टिकने भी नहीं देंगे। एंड मैंने आपको बताया था ब्रिटिश की एक आइडियोलॉजी होती थी अर्पित, वॉर ट्रीटी वॉर। हमेशा ये लोग कभी भी शांति व्यवस्था बनाकर रखना चाहते थे, क्योंकि इनका ये मानना होता था अगर हम रेबेलियन या रिवोल्ट को शांत करने में ज्यादा एनर्जी, मनी एंड मसल पावर वेस्ट कर देंगे तो कोई मतलब ही नहीं है ना, वो तो खर्चे वाली बात है। लगातार अगर हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, इनके साथ अगर हमारे कॉन्टिन्यूस वॉर चलते रहें, देश की जीडीपी, जनता की भलाई या स्कीम्स में ज्यादा खर्च होगी, या फिर इनके साथ जो युद्ध नीति बनाने में, या फिर कौन कौन से वॉर मटेरियल, तोपे, बंदूकें, बजूका ये जो यूज हो रही है इसमें यूज होंगी, जाएगी ना ज्यादातर जीडीपी बेफालतू के कामों में खर्च होने, है ना। अब क्या हुआ, अब मुद्दे की बात करता हूं मैं, टू द पॉइंट बात करता हूं। 1857 की क्रांति ने यह चीज प्रूव कर दिया। अब ब्रिटेन में बैठे मुनार्क ये बोलते हैं श्रेया, बस बेटा 257 ईयर्स एंजॉय कर लिए तुमने, अब आ जाओ वापस। तुमसे ना हैंडल हो पाएगा, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से ना तुम ये पूरे के पूरे हमारे धंधे को चौपट कर दोगे, बंद करो इसको, बोरिया बिस्तर पैक करो। अब प्राइवेट कंपनी से हिंदुस्तान नहीं संभाला जा सकता, क्योंकि ये एक ऐसी क्रांति थी कि मयूर के बिल्कुल मान लो कि एंड तक, डेड एंड तक ये जा रहा है और इंडिया बस छूटने की कगार पर ही था। वो तो कैसे ना कैसे करके संभाल लिया क्वीन ने। अच्छा, इसके बाद ये क्रांति हुई, मैंने हमेशा बोला ना वॉर ट्रीटी वॉर, यहां पर तो अंग्रेजों ने भी बहुत मतलब क्या कहते हैं खून खराबा करा हिंदुस्तानियों के साथ। लेकिन अगले ही साल लॉलीपॉप क्या देती थी, 1858 में क्या आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। अब इसमें क्या हो गया प्रधन्या, आपसे कोई पूछे ना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व हिंदुस्तान के अंदर कब खत्म हो गया, ये तो प्राइवेट कंपनी थी ना जो कि रूल कर रही थी ऑन द सपोर्ट ऑफ मोनार्क, ऑन द सपोर्ट ऑफ किंग और क्वीन ऑफ इंग्लैंड। इसका पूरा का पूरा अस्तित्व खत्म करके अब हिंदुस्तान को चलाने की जिम्मेदारी किसने संभाली मयूर? नहीं नहीं नहीं, ये सब तो खत्म हो गए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो बची नहीं, क्राउन ने, क्राउन रूल स्टार्ट हो गया यहां से। अच्छा, क्या क्वीन खुद आगे आ जाती थी क्या हिंदुस्तान चक्कर लगाने? नहीं। कौन कह रहा? हाँ सामने आइए जरा। क्राउन रूल स्टार्ट हो गया, क्वीन नहीं आती थी कभी भी सामने, ठीक है। उसका, उसकी एक परछाई थी। लक्ष्मीकांत में आपने देखा होगा, मैंने साइमल्टेनियसली श्रेया कवर करवाया था उधर, है ना, गवर्नर जनरल ऑफ ऑफ हाँ, प्रॉपर तरीके से मेरे को पता करके बताना। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं, बंगाल क्यों रूल करेगा पूरे इंडिया को? वाइस रॉय, ठीक है, वो आ जाता है एंड वो क्वीन की परछाई बनकर क्वीन को रिपोर्ट करता रहता है पूरा का पूरा, ठीक है। ये थी पूरी की पूरी प्रक्रिया। यहां तक इंट्रोडक्शन में किसी को कोई दिक्कत हुई बताओ? नहीं ना। लेकिन सोचने वाली बात यह है प्रतन्या, 1600 से लेकर 1856 तक हमने ये देखा था, अभी भी तमिलनाडु की एनसीईआरटी जब हमने पढ़ी थी श्रेया लास्ट लेक्चर में, कि हाँ पीजेंट रिवोल्ट कुछ कुछ हो रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि पूरा हिंदुस्तान एक साथ आग बबूला हो जाए। वो चिंगारी तो उठ रही थी लाइन से, ये तो दिख रहा था हमें, है ना। लेकिन ऐसा क्या हो गया कुछ सालों के अंदर कि पूरा का पूरा जो हिंदुस्तान था ये एकदम से आग बबूला हो गया। लेकिन एक बात और मैं आपको प्रूव करना चाहता हूं, यहां पे बताना चाहता हूं, 1857 का जो रिवोल्ट हम लोग बात करते हैं ना, ये ना पूरा हिंदुस्तान कहने के लिए किताबें लिख देती हैं, लेकिन मुझे क्या बताओ, अगर मैं हिंदुस्तान को डिवाइड करूं नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट
और साउथ। ये 1857 की क्रांति की आग कहां फैली थी? नॉर्थ, नॉर्थ एंड थोड़ा सा बीच में चले जाओ, सेंट्रल इंडिया, बस। हालांकि दक्षिण भारत के अंदर भी कुछ कुछ स्ट्रगल होंगी जो कि एनसीईआरटी से हमारी बात हमारे जिक्र नहीं करती हैं उसका, लेकिन मैंने आपको दिखाया था ना, झलक दी थी श्रेया के आगे वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे वैसे उसके बारे में। लेकिन जब भी हम बोलते हैं 1857 की क्रांति, ज्यादातर ये जो हिस्से थे ना, ये यूपी, बिहार और ये नॉर्दर्न इंडिया के हिस्से थे, ये पूरे के पूरे सारे के सारे जो अवध के रेबल ग्रुप था, अवध से शुरू हुआ था पूरा का पूरा, ये यूपी वगैरह से, है ना। जब ये शुरू हुआ ना पूरा का पूरा, ये लोग दिल्ली आते हैं। कहां आते हैं? दिल्ली नहीं, नहीं, दिल्ली, दिल्ली आते। दिल्ली कहां? रेड फोर्ट। एंड सपोर्ट मानते हैं मुगल एम्परर से कि आप हमारे क्या बन जाओ, लीडर बन जाओ, लीडर बन जाओ। एंड इस क्रांति का इस क्रांति का अंत क्या होता है? जीत किसकी होती है? अंग्रेजी हुकूमत की या फिर हिंदुस्तानियों की, ब्रिटिशर्स की। और इसके बाद ही बस जो रगड़ा जाएगा ना मुगल एम्परर को, साले बहुत शाना बन रहा था तू, तेरे को क्या लगा तू मुगल एम्परर है तो क्या तू उस जमाने का औरंगजेब या अकबर है जो कि इनको डायरेक्शन देगा और तू हमें भगा देगा? अभी तक ही इज्जत करते थे, मनी मन के अंदर वैसे तो चिढ़ते थे, लेकिन इज्जत करते थे मुगल एम्परर के अस्तित्व को, उसके गद्दी का मान सम्मान करते थे। बाद में लेकिन याद है वो फोटो श्रेया सेकंड चैप्टर के, दाढ़ी खींच के जो इनके खानदान वालों को रंगून लिया जाता है और बेटों को वो देखा भी, एक फोटो है कि जिसमें वो हथकड़ियां बांध के उनको रंगून भेज दिया जाता है और उनको मार दिया जाता है बच्चों को। तो हाँ, मान लो वही है जो भी है, खत्म हो गया मतलब मुगल एम्पायर का अस्तित्व पूरा का पूरा। अब देखते हैं आगे। यहां पर एक फोटो है, सिपॉयज एंड पीजेंट्स गैदर फोर्सेस फॉर द रिवोल्ट, जो कि पूरे के पूरे नॉर्दर्न इंडिया में फैली, ठीक है, 1857 के अंदर। तो ये चीज़ पूरी की पूरी आपको यहाँ पर दिख रही है कि उत्तर भारत के अंदर ये चीज़ कैसी हुई। अब यहाँ से दो चीज़ें निकलती हैं। एग्जाम्स लाइक एमपीपीएससी जो है ना, यहीं से क्वेश्चन फ्रेम कर देंगे, उनको एनसीईआरटीज बहुत पसंद होती हैं, ठीक है। और अब तो यूपीएससी का क्राइटेरिया ऐसा हो गया कि वो बहुत स्टैटिक पे उतर आया है। एंड ये बाकी जितने स्टेट लेवल के एग्जाम है, थोड़ा सा यूपीएससी के लेवल पर एनालिटिकल स्टेटमेंट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यूपीएससी फैक्चुअल स्टेटमेंट पर उतर है कि 4 ऑप्शन देता है और कोई हेरा फेरी नहीं होगी उसके अंदर, सिलेक्ट करो 1 2 3 4 कुछ भी जो है, कोई पेयरिंग वगैरह नहीं। अब ऐसे क्वेश्चन पर उतर आ रहा है यूपीएससी, ठीक है। बताओ बताओ। तो देखो यहां पर कुछ जो मैं आपको बता रहा था, आइडियोलॉजी समझने की कोशिश करो श्रेया, अर्पित। यहां पर ना क्वेश्चन ये निकल सकता है 1857 का रिवोल्ट ज्यादातर कौन से रीजन में प्रोमिनेंट था। ये क्वेश्चन अभी पेंडिंग है श्रेया, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर ये आ सकता है। नॉर्थ इंडिया, सदर्न इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, क्या होगा राइट आंसर? नॉर्दर्न इंडिया। लेकिन अगर हमने इसको डिस्कस नहीं करा होता है, अगर ध्यान से नहीं गए होते, तो एग्जाम में प्रेशर क्रिएट कर सकता है ना हमारे ऊपर ये। लेकिन अर्पित एक एक तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अगर किसी को ये पता हो कि स्टार्ट कहां से हुई थी लहर इसकी, यूपी से, मेरठ से, है ना, प्रॉपर। अच्छा, अच्छा। अब यहां पर क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, इस रिवोल्ट के अंदर, इस क्रांति के अंदर सबसे ज्यादा किसने पार्टिसिपेट करा? देखो एक बात मैं आपको बता देता हूं, कोई आंखों से देख भी अगर आया हो, हमारे पास कोई वीडियो रिकॉर्ड तो पड़े नहीं है, हिस्टोरियंस अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन देते हैं, सबकी एक जो कॉमन सहमति है ना, वो इसी बात के ऊपर है। हम क्योंकि देखो क्रांति के अंदर कोई ये नहीं बोल सकता यार कि मैंने ज्यादा करा, उसने कम करा, हमारा कंट्रीब्यूशन ज्यादा था, उतना था, ऐसा कुछ नहीं होता क्रांति के अंदर। कभी भी रेवोल्यूशन, रिवोल्ट या देश की आजादी होती है ना, उसके अंदर कहते हैं ना, जैसे बूंद बूंद से सागर बनते, तो हर एक बूंद का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उसके अंदर। लेकिन फिर भी एग्जाम्स अगर पूछ रहे कि ज्यादातर किसका कॉन्ट्रीब्यूशन था इस क्रांति के अंदर, आपको बोलना क्या? सिपॉयज एंड पीजेंट्स। ये दो याद रखना। क्यों बोल रहा हूं मैं? अगर आ जाता है ना श्रेया ऑप्शन मुगल एम्परर, अरे यार मैं ये क्यों बना रहा हूं, अगर ये ऑप्शन आ जाता है मुगल एम्परर, सिपॉयज, पीजेंट्स, ट्राइबल्स, यहां तक तो ठीक है। अब श्रेया वो ऑप्शन बनाकर दे दे, मान लो प्रतन्या 1 and 4 ओनली, 2 and 3 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, समझ गए? तो सिपॉयज एंड पीजेंट्स 2 and 3 ओनली होना चाहिए बराबर।
अब कुछ कुछ ऐसे बेतुके से क्वेश्चन होते हैं मयूर, आप भी जानते होगे, हर एग्जाम पूछ ही लेता है कि जिनका हम श्योर डिस्प्यूटेड क्वेश्चन हो सकते हैं वो, वैसे है ना। लेकिन अब क्योंकि उन्होंने फ्रेम ही यहां से कर रखे होते तो भाई वो उनके लिए डिस्प्यूटेड नहीं, उनका आंसर फिक्स है दिमाग के अंदर उनके कि उनको क्या करना है, कौन सी की बनानी है उनको, ठीक है। तो ये चीज है, तो श्रेया छोटी छोटी चीजें भी याद रखना आप, ठीक है। अर्पित समझ में आ रहा है ना ये वाली बात। अब बात करते हैं पॉलिसीज एंड द पीपल की। राइटर आपसे ये कह रहा है कि अभी तक हम देखो ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज को देख चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर, लेकिन ये वाली बात का इंटरप्रिटेशन अब हम यहाँ जानते हैं। यार मुझे क्या बताओ श्रेया, ये इनकी क्रांति के लिए प्रधन्य अंग्रेजों की पॉलिसी ही तो रिस्पॉन्सिबल थी। पॉलिसी ही अगर अच्छी होती तो फिर क्रांति काय को होती, बताओ। अब एक सिंपल सी बात बताऊं, आधा चैप्टर खत्म हो जाएगा प्रधन्य श्रेया। बस ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हमें पॉलिसी पता है तो श्रेया क्या हम ये नहीं कह सकते मेंस ओरिएंटेड टॉपिक में या प्रीलिम्स ओरिएंटेड टॉपिक में कि यही तो होंगे कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, है ना। ऐसे कैच करना होता है श्रेया चीजों को एनसीईआरटी में, समझ गए। हर एक लाइन बेकार, ये हर एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है, बेकार की बातें नहीं होती। इन द प्रीवियस चैप्टर आप सोचो अरे ये पैराग्राफ तो बेकार है, अरे हटाओ। सोच के देखो भाई उसने क्यों लिखा है। एनसीईआरटी पढ़े लिखे, बहुत हाईली पढ़े लिखे लोग बनाते हैं इसको। उसके बाद एंड द इफेक्ट दे हैड ऑन द डिफरेंट पीपल, जो इफेक्ट निकला एंड जो उसकी पॉलिसी थी कंबाइंड तरीके से, यही तो कॉजेज हुए 1857 की क्रांति थे। और क्या है यहाँ पर, एक चीज और आपको और बतानी थी, हाँ। इफेक्ट्स के बाद ना कभी भी आप इसमें अपना नोट्स बनाओ या कुछ भी करो। देखो कोई भी टॉपिक के अंदर यूपीएससी को गोली मारो एक मिनट के लिए, कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो तो उसको ना आप हमेशा ये नहीं कह सकते पूरा पूरा पॉजिटिव पूरा पूरा नेगेटिव। इफेक्ट्स भी ना कुछ कुछ पॉजिटिव थे, कुछ कुछ नेगेटिव थे। अब एक बात बताओ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 का बनना एंड क्राउन के द्वारा डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को अज्यूम करना एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के करियर को खत्म कर देना पॉजिटिव में नहीं आएगा, बताना जरा, है ना। नेगेटिव हम जाने कि क्या था, कि ये शॉर्ट टेम्पररी था या क्या था, वो हम बाद में जानेंगे। किंग्स, क्वींस, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्राइबल्स, सोल्जर्स, ये सारे लोग अफेक्टेड थे इन डिफरेंट वे में। यहाँ पर किंग्स और क्वींस की जो बात चल रही है, इंग्लैंड के किंग एंड क्वीन की बात नहीं चल रही है, हिंदुस्तान के राजा महाराजाओं की बात चल रही है, ठीक है। तो लोग ना इतने त्रस्त आ चुके थे कि ये सारा का सारा ये जो ग्रुप था ना, दे रेजिस्टेड पॉलिसीज एंड एक्शंस किसके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो कि इनके इंटरेस्ट को हार्म करते थे और उनके सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट आ रहे थे। एक मिनट का पॉज लेते हैं और इस चीज को देखते हैं जरा ध्यान से। जरा यहां पर देखना, किंग क्वीन से लेकर ट्राइबल्स और सोल्जर्स तक गिवन है नाम। ये देख नहीं रहा अच्छे से, ऐसे ही देख लो। किंग क्वीन से लेकर ट्राइबल सोल्जर्स तक पूरे के पूरे नाम गिवन है। हमें एक पॉइंट मिल गया कि रिवोल्ट ऑफ 1857 का एक और पॉजिटिव एस्पेक्ट जो था वो क्या था, या फिर कॉजेज में भी हम इस चीज को डाल सकते हैं। क्या हम ये बोल सकते हैं हाई प्रेस्टिजियस क्लासेस टू लो क्लासेस, ये सारे के सारे लोग अफेक्टेड थे, राजा महाराजाओं से लेकर छोटे छोटे झिंगालाला हु करने वाले ट्राइबल्स तक, बताओ, किसी ना किसी वे में। एंड हमने जो लास्ट क्लास में जो तमिलनाडु के एनसीईआरटीज में जो हमने रिवोल्ट देखे श्रेया, वो एक प्रकार से यहीं से तो शुरू हुए थे, पीसेंट एंड ट्राइबल रिवोल्ट्स, संथल रेबेलियन वगैरह। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उनकी पॉलिसीज का नेगेटिव परिणाम इन हर किसी के जीवन पे निकल रहा था। एंड वन ऑफ द आंसर राइटिंग वी कैन डू इज कि हम ये बोल सकते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 अपने आप में यूनिक क्यों था। यहां पर जो पार्टिसिपेशन थी वो ऑलमोस्ट हर एक सेक्शन से आई, और वहां पर आप क्या मेंशन कर सकते हो मयूर, किंग क्वीन पीजेंट्स लैंडलॉर्ड्स ट्राइबल्स एंड सोल्जर्स। इसको प्लीज याद रखना, ये अपने आप में एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है श्रेया। सारी लिस्ट दे देंगे आपको 1 2 3 4 5 6, इनमें से कौन लोग शामिल थे रिवोल्ट ऑफ 1857 में। मैं अभी बता रहा हूं कि बहुत ईजी लग रहा होगा ये, इस पे शक हो जाएगा आपको, ट्राइबल्स पे नहीं होगा ना, लैंडलॉर्ड पे शक हो जाएगा। बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है, वो बंदा किंग एंड क्वीन को सबसे पहले एलिमिनेट कर देगा।
ठीक है, छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने 365 दिन को बचाने के लिए, ताकि फिर से ना लिखना पड़े एग्जाम। हाँ, लैंडलॉर्ड जमींदार है, मतलब हर कोई इफेक्ट देखो ना यार मयूर, जब जैसे किंग एंड क्वीन इफेक्ट हो गए, बाकी तो छोड़ ही दो ना, फिर तो बाकी हर एक सेक्शन इंक्लूड हो गई होगा फिर तो। इसके अंदर और भी लिस्ट दे रखी हो जो कि हमें नाम भी नहीं पता हो, वो भी आएंगे फिर तो उसके अंदर तो। भाई किसी चीज से देश का श्रेय प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति इफेक्ट हो गए तो फिर पूरी प्रजा तो है ही ना अफेक्टेड। सबसे बड़ी बात क्या थी याद है? बंगाल के नवाब से कहानी स्टार्ट होती है, सारे के सारे नवाब अपनी पावर लूज करने में लगे, मतलब उनकी पावर लूज हो जा रही थी। अब इनकी पावर की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी किसकी किसकी थी? नहीं नहीं नहीं, इनकी पावर की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी मुगल एम्परर की थी। वो खुद वीक पड़ा हुआ था कठपुतली बनकर। जब तू जानता है भाई तेरे को नवाब सपोर्ट करते हुए आज से आज तक उन्होंने तेरे नमक का कर्ज अदा करा है, तो तू अंग्रेजों को क्यों परमिशन दे रहा है कि वहां पर सूरत के अंदर फैक्ट्री खोल लो, बंगाल के अंदर फैक्ट्री खोल लो, हुगली रिवर के किनारे अपना ये बना लो वो बना लो? याद होगा ना पूरी कहानी श्रेया? क्यों दे रहे हो तुम उसको परमिशन फिर? नवाब अपने है ना, गोरी चमड़ी वाले अपने थोड़ी ना है। इनकी पावर गई, ले कोई बात नहीं, बहुत बहुत अच्छी लगती थी ना ये, दाढ़ी खींच के ले जाते हैं घर से, बीवी कदमों पे बैठी रहती है, दिखाई थी मैंने वो फोटो, मयूर याद होगा आपको? अकबर के टाइम पे ऐसा कोई कर लेता कि अकबर की मुझे खींच के ले जाए कोई उसको? तो नवाब्स लूज देयर पावर सिंस द मिड 18th सेंचुरी। जो नवाब्स और जो राजास थे, इनकी पावर जा रही थी। देखो, जब इनकी पावर जाती है ना कभी भी, ये टॉप लोग हैं उस जमाने के कंट्री के, बताओ, या एक रीजन के जहां पर पावर और पे टॉप लोग हैं ईशा ये लोग। अब इसमें क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर इनकी पावर अगर इनके हाथों से जा रही है तो इनका ईगो हर्ट हो रहा है। जब भी किसी का ईगो हर्ट होता है ना ईशा, वो बौखलाता है, और उसी बौखलाहट में वो एक्सट्रीम स्टेप की तरफ चला जाता है एकदम से गुस्से में। तो जब इनको ऑफर करा जाएगा कि 1857 की क्रांति को ज्वाइन करोगे, तो ये देखेंगे पीजेंट्स के साथ, ट्राइबल के साथ अभी हट हम के ज्वाइन करें। जब इनको पता लगेगा भाई नारा क्या तुम्हारा, उनका नारा था अंग्रेजों को भगाकर फेंकना इस धरती से, ये ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ये मैं कड़ी से कड़ी मिला रहा हूं मैं श्रेया प्रधन्य, समझ रहे हो मैं कहा, मैं किस तरफ किस डायरेक्शन में लेकर जा रहा हूं इस लेक्चर को, कि ये आग बबूला एकदम से लोग जनता कैसे हो जाएगी। अभी देख रहे हो गैस स्टोव भर रहा है अभी, ये प्रेशर बिल्ड हो रहा है अभी, ये बैलून जो है वो उसकी एयर टाइटनिंग हो रही है अभी, एकदम से फटेगा ये सब। अब इनकी जो पावर और अथॉरिटी थी और इनका जो ऑनर था रिस्पेक्ट को लेकर तो बहुत ही रहती थी, इसलिए मैंने शुरू में लिख दिया ईगो हर्ट हो रहा था इनका। ग्रेजुअली, एकदम से तो नहीं की ग्रेजुअली, लेकिन इनकी पावर जो थी वो लूज होती चली जा रही थी। एंड इसके पीछे, इनकी पावर लूज होने के पीछे सबसे बड़ी किसकी बेवकूफी रिस्पॉन्सिबल थी? मुगल एम्परर्स। अंग्रेज क्योंकि चलो इनके सगे तो नहीं हुए, मुगल एम्परर के सगे हुए क्या? बिल्कुल नहीं। जो रेसिडेंट्स जो थे, इनको बड़े सारे जो रियासतें थी, जो प्रिंसेस थे, उनके कोर्ट्स में बिठाया गया। रेसिडेंट वाली चीज याद है? आई थिंक ये बता चुका हूं मैं आपको बहुत अच्छे से। याद है एक बंदा होता था जो कि सुनेगा जाकर के, भाई मतलब आप ना सिर्फ सूसू करने के अलावा ना, बस उसी टाइम पर बस आप अपने पूरे घर का एक ही दरवाजा बंद कर सकते हो, वो है वॉशरूम का दरवाजा, जब आप नहा रहे हो और सूसू करने गए हो बस। बाकी हर टाइम पे रेसिडेंट आपके महल में घूमता रहेगा। प्रधान वो बंदे थे जो हर टाइम पे महल में घूम रहे हैं, एंड कौन क्या बातें कर रहा है, किसके कमरे में परमिशन लेकर जाने की नहीं जानी, इससे इनको मतलब नहीं है। रेसिडेंट मतलब ऐसे लोग हैं कि इनको बिठा दिया गया, तैनात कर दिया गया है राजा महाराजाओं के महल में, एंड ये सारी की सारी रिपोर्ट किसे देंगे? ये किसके बंदे हैं, किसके एजेंट्स हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी के। याद है ना वो पॉलिसी, सब्सिडरी अलायंस और वो सब पॉलिसीज, उसी के तहत तो ये सब ये लोग आए थे। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जब रेसिडेंट यहां पर तैनात कर गए तो फ्रीडम रिड्यूस हो गई कि नहीं हो गई रूलर्स की? मैं और मेरी रानी ऐश्वर्या बिनते दिल कर रहे हैं, रेसिडेंट पहुंच गया वहां पर, उसको भी देखना दीपांग कैसे नहाता है अपनी बीवियों के साथ। पूरा मूड खराब कर दिया, टर्न ऑफ कर दिया। ईगो हर्ट नहीं हो गया, फिर बहुत कुछ हर्ट हो गया उसमें तो। इनकी जो आर्म फोर्सेस थी, उनको आपको पता है राजा महाराजाओं की जो पर्सनल आर्मी थी ना प्रधान्य, उसको डिसबैंड कर दिया इन्होंने। और ये कहते थे हम आपको आर्म सपोर्ट देंगे, आर्मी सपोर्ट देंगे, सॉरी आर्म सपोर्ट नहीं, आर्मी सपोर्ट देंगे।
सोल्जर सपोर्ट देंगे, लेकिन उसकी मेंटेनेंस का खर्चा किसको उठाना पड़ेगा? राजा कोई। और अगर आप उनका खर्चा नहीं दे पाए तो क्या होगा? टेक ओवर। यानी कि श्रेया, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहा हूं। आपने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं कहा मैं तुम्हें खिलाऊंगा बाजार में जाके पिज्जा, मोमोज, पेस्ट्री, केक, सब कुछ। पैसे लेकिन तुम दोगी, ठीक है? श्रेया कह रही नहीं जाना आपके साथ कहीं। ठीक है, पैसे तुम दोगी, और जितनी चीजें हमने ऑर्डर करवाई अगर तुम उसके पैसे नहीं दे पाई तो तुम्हारी अगले महीने से पूरी सैलरी मेरी। श्रेया कह रही मैं हुई नहीं इस दुनिया में। इनकी जो रेवेन्यूज थे और जो उनकी टेरिटरी थी, ये स्टेजेस बाय स्टेजेस छीनती चली गई। एंड ये लोग जो नवाब एंड ये राजाओं महाराजाओं की तरह महल में बैठा करते थे, एक ही मतलब जिंदगी में ऐसा इनका एक पहलू आया, ऐसा टाइम आया, झटके के अंदर, एक ही झटके के अंदर ये रोड पे आ गए। अब जब ये नॉर्मल लोगों की तरह आ गए, जनता जिस जहां पर ये रियासत चलाते थे, जनता इनकी अरबे थूथू करेगी कि नहीं करेगी बताओ? फिर उनको उस पावर के नजरिए से देखे कि उतनी इज्जत करेगी इनकी? बिल्कुल नहीं। एंड जब ऐसा मयूर कुछ भी नहीं हो सकेगा तो ईगो हट होना लाजमी है कि नहीं है? बिल्कुल है ना? बड़ी सारी जो रूलिंग फैमिलीज थी, उन्होंने नेगोशिएट करने का ट्राई करा कंपनी से अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो बात मान जाते थे, उनको ये लगता था इनसे भिड़ने का कोई फायदा नहीं है, इनसे बनाकर रखो। लेकिन याद है श्रेया, इनकी रेवेन्यू डिमांड्स कितनी ज्यादा हाई होती थी। ये पपेट नवाब, इन्होंने सिराजुद्दौला और इन सबको जो इंस्टॉल पूरा करवाया, पूरी कहानी जो रची प्लास और उसके बाद बक्सर के बाद, उसका भी तो ईगो हट कर देते थे। यार मैं आपको बोलूं कि हम सारे लोग ना बिजनेस कर रहे हैं, हम सारे लोग मान लो कुछ भी कर रहे हैं, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस को चला रहे हैं, हम सब यहाँ पर इक्वल पार्टनरशिप हैं, लेकिन वहां पर मैं अपनी अपनी चलाता जाऊं, हर बात आपको बताता जाऊं, कभी किसी चीज के लिए प्रेस करूं नहीं। आप कुछ भी इनिशिएटिव लो, तुम गलत हो, तुम बेवकूफ हो, तुम मूर्ख हो, तो आप त्रस्ती तो हो जाओगे मेरे से, आप दुखी तो हो जाओगे एक टाइम के बाद कि हमारा तो कोई अस्तित्व है ही नहीं, फिर काय के इक्वल है हम, हमें किस चीज के लिए गद्दी पर बैठा रखा है, हमें काय का एडमिन बना रखा है जब अपनी अपनी चलानी है तो। यही चीज होती थी इनके साथ और इनका ईगो हो जाता था। तो फॉर एग्जाम्पल, रानी लक्ष्मीबाई और झांसी, झांसी की रानी प्रधन्या, बिल्कुल आपकी तरह, ये बस ये चश्मा नहीं पहनती थी, बस फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों अपनी नजरें दिखाते ना तो अच्छे अच्छे मर्द की सूसू छूट जाए, ठीक है? तो जो रानी लक्ष्मीबाई थी जो झांसी की, तो वो बेसिकली ये चाहती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी इसके बेटे को किंगडम का हायर जो है, यानी कि जो आगे जो लेगेसी जो कैरी फॉरवर्ड करेगा, वो बेटे सक्सेसर जो है वो मेरे बेटे को चुना जाए। दिक्कत ये थी, बेटा अडॉप्टेड था और मेल हायर कोई था नहीं, हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। अब इन्होंने, याद है वो बेवकूफी वाली पॉलिसी, इसलिए आपने लेक्चर सुन रखे होंगे अर्पित, कि अडॉप्टेड जो सन है वो नहीं बन सकता, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। कौन लेकर आया था उसे? बंदा का नाम क्या था? डेलाउजी, लॉर्ड डेलाउजी। अब ऐसे ही महाराष्ट्र की तरफ जाए तो प्रधन्य बाजीराव मस्तानी देखी है ना? तो नाना साहेब जो अडॉप्टेड सन था पेशवा बाजीराव टू का, याद है इसका नाम क्या होता है पूरा का पूरा? रणवीर सिंह का बाजीराव बल्लाड़, है ना? तो ही प्लीडेड डैड कि इसको इसके पिताजी की जो पेंशन है वो दे दो। जब उनकी मृत्यु हो गई थी, इनको ना मतलब पेंशन इन द सेंस क्या है कि जैसे किसी को पपेट के तौर पर ये लोग इंस्टॉल करवाते थे, तो इनसे बोलते थे तुम शांत रहो, हम ये पूरा का पूरा खर्चा जो है ये उठाएंगे, तुम्हारे जितने शौक हैं कुछ भी हैं, ठीक है? तुम्हें सोने चांदी की भी चड्डी पहननी है ना तो हमसे बोलो, लेकिन पावर में आने के लिए हमें चुनौती देने की कोशिश मत करना। उन्होंने बोला महाराज हम आपको देख चुके हैं कि आप छोटी मोटी पहुंच नहीं हो, बहुत ऊपर तक की पहुंचो। अगर आप हमारे शौक पूरा करने के लिए मान रहे हो तो ठीक है, जब आपने मुगल एम्पायर तक की हस्ती को ध्वस्त कर दिया, हम फिर टिकते ही कहां हैं आपके सामने? अच्छा, इसी पेंशन देने की प्रक्रिया को जो इंदिरा गांधी ने कंटिन्यू रखा था बाद में आजादी के बाद, सॉरी भारत की सरकार ने, और इंदिरा गांधी ने अबॉलिश कर दिया था, उसको क्या कहते थे जल्दी बताओ? मतलब अभी अभी तो उसको पेंशन कहते थे, आजादी के बाद क्या कहते थे? प्राइवी पर्स। कहां सुना है श्रेय टर्म? तो हाउएवर द कंपनी
कॉन्फिडेंट ऑफ इट्स सुपीरियरिटी उसको लगातार उसकी मिलिट्री पावर, तो उसने बेसिकली इन सारी रिक्वेस्ट को, चाहे वो झांसी की रानी की बात हो, पेशवा बाजीराव टू की बात हो, इन सब की रिक्वेस्ट को उसने टर्न डाउन कर दिया। वो इस वजह से क्योंकि उनको ये लगा था चैलेंज नहीं कर सकते लोग हमें, इनके अंदर इतना दम नहीं है, ठीक है। क्योंकि असली सुल्तान तो अब यही बन गए थे एक तरीके से। एंड सुल्तान बनने के लिए क्या चाहिए होता है मयूर? इरादे दोनों मजबूत होने चाहिए, है ना। बात करते हैं अवध की। ये लास्ट टेरिटरी थी जिसकी एनेक्सेशन होनी थी। वेयर इज अवध आज के टाइम में कहां देखने को मिलता है हमें? ये यूपी, ठीक है। 1801 में हुआ क्या याद है? श्रेय पूरी कहानी, सब्सिडरी अलायंस अब इंपोज करा गया अवध के ऊपर। अब 1856 तक आते आते इसको पूरा टेक ओवर कर लिया गया। अच्छा, इतना टाइम क्यों लग गया? तब तक अवध घसीटे 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 अपने आप को चला रहा था, है ना, बस। और सांसें रुक गई फिर 1856 तक आते आते, एंड इट वाज टेकन ओवर। गवर्नर जनरल जिसने ये पॉलिसी लाई पूरी की पूरी, डेलहाउसी, उसने डिक्लेयर करा अवध के ऊपर, मतलब जो भी प्रक्रिया हुई पूरी की पूरी। एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स भी इसी का था, है ना। गवर्नर जनरल डेलहाउसी ने डिक्लेयर करा ये जो टेरिटरी है इट इज बीइंग मिसगवर्न एंड ब्रिटिश रूल नीडेड है इनकी प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सबसे पहला कॉज जो होता है ना अर्पित, रिवोल्ट ऑफ 1857 का, 1857 की क्रांति का, इसको बोला जाता है डेलहाउसी की, यही वाली जो लाइन लिखी हुई ना अर्पित, इसको बोला जाता है डेलहाउसी की ये फेक रीजनिंग। कहां से मिसगवन हो रहा है श्रेया प्रधन्या, कहां से मिसगवन हो रहा है वध? मिसगवन की स्ट्रक्चर तक आते आते तो तुमने पहुंचाया है ना उसे, अंग्रेजों ने तो पहुंचाया है, बताओ। एंड इनके प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करना हो जाएगा क्या? जैसे याद है शुरू के लेक्चर में श्रेया मैंने व्हाइट मैन्स बर्डन की बात करी थी। ये लोग दिमाग में बात डालते थे तुम लोग काले हो, बारबेरियन हो, जंगली हो, इतने भ्रम पालते हो, मंगलवार को नाखून नहीं काटने चाहिए, है ना, थर्सडे को बाल नहीं कटवाने चाहिए, और सैटरडे को नींबू और मिर्ची के ऊपर पैर मत रखो, काली बिल्ली रास्ता काट गई तो आज हमारा ब्रेकअप निश्चित है ना, ब्रिटानिका ने भेजा है पूरा का पूरा। ये सारी चीजें तो वो हमें बारबेरियन कह के ठुकरा देते थे और कहते थे इसलिए हम लोग तुम पे रूल करने आए हैं यहाँ पर, गॉड ने भेजा है हमें। एंड हमारे रूल को अगर तुमने चैलेंज करा तो यानी कि तुम किसकी अवहेलना कर रहे हो? भगवान की। तो ये पहला कॉज बनता है अर्पित, ईशा याद रखना इसको बिस्मय, कि डेलहाउसी का ये रीजन देना, इसकी वजह से अवध आग बबूला हो गया था। नाउ जो कंपनी है, कौन सी कंपनी की बात हो रही है यहां पर? अंबानी, अदानी, ब्रिटिशर्स, ठीक है। हाँ, दिमाग को जिंदा रखा करो बिल्कुल। जो कंपनी है इसने बेसिकली अब ये प्लान बनाया कि आखिरी चीज कौन रह गई है? मुगल डायनेस्टी। इसके एम्परर्स को हम लोग कब तक पालते रहे, कब तक क्या क्या करते रहे, तो हमें इसको धूल चटानी है। जो भी कंपनी कॉइन्स मिंट करती थी ना अभी तक, उस पर मुगल किंग के बारे में एक साइड पर, कॉइन्स की दो साइड होती है ना, एक पर तो वैल्यू लिखी जाएगी, दूसरे साइड पर मुगल किंग का नेम होता था। अब मैं एक बात बताता हूं श्रेया, ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है ना कि इसकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। स्पेक्ट्रम पढ़ लेना पूरी की पूरी, कुछ भी पढ़ लेना बाजार से बुक लाके, इंटरनेट पे तक पे सर्च कर लेना, एक जगह इसकी कंपाइलेशन इतनी इजी टर्म्स में हो नहीं पाएगी। ईशा इस लाइन की दम समझाता हूं मैं आपको, कितनी दम है इस लाइन के अंदर। देखो, आपको ना 2-3 फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले जब आप पूरा का पूरा मॉडर्न यूनिवर्सिटी कवर करो तो कॉइन्स जो थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो परमिशन मिली कॉइन्स की क्या होती है? प्रिंटिंग के मिंटिंग? मिंटिंग पढ़ा था ना मनी एंड बैंकिंग के अंदर। मिंटिंग प्रेस इनकी कहां थी? परमिशन कब मिली? कौन से मुगल एम्परर ने दी? ये धीरे धीरे स्टोरी में आपको क्लियर हो जाएगा। इन फर्स्ट चैप्टर से अभी तक आपको क्लियर हो भी गया होगा। एंड डोंट वरी, अगर एनसीईआरटी में नहीं हो पाया है, तमिलनाडु में जैसे हम हायर स्टेजेस पे पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम पे आएंगे, स्टडी आईक्यू की बुक पे आएंगे, आपको सारे नाम क्लियर हो जाएंगे। मैं बता रहा हूं आपको कि एक आपको चेन कवर करनी है। कॉइन्स की मिंटिंग की परमिशन किस लिए दी? मिंटिंग की प्रेस कहां पर खोली गई? एंड
ये लाइन इंपॉर्टेंट बन जाती है श्रेया हमारे लिए कि जो परमिशन दी जिस मुगल एम्परर ने, उसने एक शर्त रखी थी। ये शर्त के बारे में कोई बुक जिक्र करती ही नहीं है कभी भी। एंड दिस इज द पेंडिंग क्वेश्चन, अभी आया नहीं कहीं पर भी, लेकिन ये पेंडिंग क्वेश्चन है। मैं बता रहा हूं कभी ना कभी स्टेटमेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मयूर ये होता है डेप्थ, डीप में जाकर फैक्ट पूछना, ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन बन सकता है। उन्होंने शर्त ये रखी थी मुगल किंग ने, ठीक है भाई मिंटिंग प्रेस खोल लो, हमें कोई रेगुलर इनकम इसकी नहीं चाहिए, बस हमें तो शोशाबाजी चाहिए अपनी। जो सिक्के मिंट करते रहोगे, हमारा नाम, हमारे परिवार में जो जो मुगल एम्परर बनता रहेगा, उसका बस नाम जो है वो लिखते रहना सिक्के की एक साइड। ये शर्त थी मिंटिंग प्रेस को खोलने के लिए। श्रेया ये कोई नहीं बताएगा। मैं ये कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं इस एनसीईआरटी के अलावा ये वाली लाइन कहीं नहीं मिलेगी पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है श्रेया, इसका तो टैटू बनवा लेना कमर पे रात को अपने। कह रही ठीक है। 1849 के अंदर जो गवर्नर जनरल था डेलहाउसी, इसने अनाउंस करा बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद। अच्छा भाई ये कौन सा बहादुर शाह जफर है, एनसीईआरटी भी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन लिखती है। बहादुर शाह जफर, आगे पूरा नाम क्या बोलूं उसका, टू। जो फैमिली थी जो मुगल एम्परर की, इसको शिफ्ट करा जाएगा रेड फोर्ट। रेड फोर्ट इनका घर था, ठीक है, और दूसरी जगह इनको दी जाएगी दिल्ली में रहने के लिए। 1856 में क्या हुआ, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, इसने डिसाइड करा डेट बहादुर शाह जफर टू ये लास्ट मुगल किंग माना जाएगा हमारी नजरों में। एंड इसकी डेथ के बाद, क्योंकि इसके अब कोई वंश रह नहीं गया था जिसको हम लोग किंग रिकॉग्नाइज कर सके, तो बाकी लोगों को सिर्फ और सिर्फ इनके खानदान के जो लोग थे उनको प्रिंसेस ही बोला जाएगा। एंड इनको भी कहां जीने दिया। मुगल वंश का कोई भी, मुगल साम्राज्य का कोई भी वंश आज के टाइम में है क्या? होगा क्या नहीं, कहाँ है, कहाँ देखने को मिलता कोई, आती खबर? करंट अफेयर पढ़ा बचपन से लेकर अभी तक कुछ भी नहीं है। नहीं है, नहीं है, कोई भी नहीं है श्रेया क्या बताओ? नहीं है, नहीं है, कहाँ है, कहाँ पर है? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।